हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक मुहूर्त ज्योतिष में से विवाह मेलापक अर्थात वर वधु के 36 गुण मिलाने का तरीके पे है। इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो हम बना चुके हैं। आज सेकंड पार्ट बना रहे हैं, लेकिन साथ में फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि इसकी जरूरत क्या है, हम लोग विवाह क्यों मिलाते हैं। तो इसकी जरूरत है, दोनों वर वधु के बीच में सामंजस्य रहेगा कि नहीं, रति सुख अच्छा मिलेगा कि नहीं, आर्थिक संकट ना हो और संतान सुख की प्राप्ति हो। जनरली ये चंद्र कुंडली से बनाया जाता है, पर अगर जिसके पास डेट ऑफ बर्थ ही ना हो तो उनके लिए प्रचलित नाम से हम मिला सकते हैं, बना सकते हैं। हमने ये भी बताया था प्रथम भाग में कि इसके लिए चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश लग्न इत्यादि 5 भावों से हम इन गुणों को निर्धारित करते हैं। ये 5 भाव अर्थात 5/12, 5 भाव टोटल 12 में से 41.6% होता है। अर्थात एक जातक की जिंदगी में 41% जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन गुणों को मिलाना बहुत जरूरी है। अष्टकूट मिलाने का आधार क्या है, वो हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जो भी वर वधु हैं, वर कन्या हैं, उनके जो नक्षत्र हैं, उनके जो ग्रह हैं, वो आपस में कंपैटिबल हैं कि नहीं, उनके बीच में सामंजस्य है कि नहीं है। अगर सामंजस्य है तो वैवाहिक जिंदगी अच्छी बीतेगी, अन्यथा मुश्किल होगी। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि ये अष्टकूट मिलान में 36 अंक कहाँ से आते हैं। तो उसको हमने बताया था कि अष्टकूट मतलब 8 गुण: वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी। ये क्रमशः सीक्वेंस में, इनका सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस के अनुसार ही उनके अंक भी हैं। जो पहले नंबर पे उसका 1, जो दूसरे नंबर पे उसका 2 मार्क्स, और जो लास्ट में 8वें नंबर पे उसका 8 मार्क्स। तो सीक्वेंस के अनुसार ही उनके नंबर हैं। और अगर वो मैच करता है तो फुल मार्क्स, नहीं मैच करता है तो जीरो, और अगर मध्यम मैच करता है तो हाफ मार्क्स। ऐसे मार्किंग की गई है। वर्ण के बारे में हमने कल पिछले फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये स्वभाव को और उसके रंग को डिफाइन करता है। जिस तरह से समाज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी तरह से राशियों में भी 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये माना गया है कि जो कन्या है उसका वर्ण हमेशा वर्ग से नीचे ही होना चाहिए। अगर कन्या उच्च हो गई और वर नीच हो गया, नीच वर्ण का हो गया, तो फिर ये शादी टिकती नहीं है, या क्लेश या समस्याएं आती हैं। ये भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वश्य अर्थात जो आपकी कन्या वधु बनने वाली है, क्या वो आपकी बातें मानेगी, आपके वश में रहेगी, या अपने वश में कर लेगी। इसका आधार होता है राशियां। तो कुछ राशियां नर स्वभाव में या द्विपद होती हैं, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, कुंभ। कुछ चतुष्पद होती है, मेष, वृष, धनु, मकर। कुछ जलचर होती है, मकर, मीन, कर्क। कुछ एक वनचर भी होती है जिसे हम सिंह कहते हैं। और फिर वृश्चिक, कीट या सर्प। इसमें आप ध्यान रखें कि जो नर अर्थात द्विपद हैं, वो राशियां सब पे रूल करती हैं, लेकिन सिर्फ एक वनचर अर्थात सिंह पे वो रूल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सिंह से सबको भय होता है। इसलिए अगर कन्या सिंह राशि की है तो वो बिल्कुल से भी नहीं दबेगी, आपके वश में आने वाली नहीं है। इसीलिए सिंह का वर तो चलेगा, पर सिंह की कन्या चलना मुश्किल, उसके साथ समस्या हो सकती है। इसका वर्णन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तारा मिलान, यहाँ पे हम तारों का मिलान करते हैं, अर्थात नक्षत्रों के आधार पर डिसाइड करते हैं। तारा मिलान का तरीका ये होता है कि वर का जो नक्षत्र है वहां से कन्या के नक्षत्र तक काउंटिंग करते हैं, और फिर 9 से भाग देते हैं। जो शेष बचा वही तारा होती है। और इसी तरह से कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक काउंटिंग करेंगे, जो संख्या आएगी उसको 9 से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा वो तारा होगी। अगर शेष 0 आता है तो तारा 9 मानी जाएगी। तो इस पे भी हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। ये ताराएं 9 होती हैं: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, निधन, मित्र एंड परम मित्र। तो उसी के अनुसार उनका फल भी है, वो हम बता चुके हैं। योनि, योनि वर वधु के बीच में शारीरिक संबंध को डिफाइन करता है।
ये संबंध कितना प्रगाढ़ होगा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वैवाहिक संबंध में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो वैवाहिक संबंध चल नहीं सकता। और जित ये ऐसा हो नहीं पाता, गलत शादियाँ हो जाती हैं, तो उन्हीं वर-वधू का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी होते हैं। शादी के बाहर वो संबंध स्थापित करते हैं, अपनी प्रकृति के योनि वाले से। तो ये प्राकृतिक गुण है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि योनियाँ डिसाइड होती हैं नक्षत्रों से। जैसे अश्विनी सद्भिषा का अश्व है। इसी तरह से सारी 13 योनियाँ हमने यहाँ पे बताई थी। ठीक है? सिंह योनि धनिष्ठा, पूर्वा, भाद्रपद के कारण होती है, पर इसका शत्रु है हाथी। अब आज हम भाग 2 बताएँगे आपको डिटेल में। भाग 1 बता चुके हैं, आप लोग पहले वीडियो में देखिए। तो भाग 2 की शुरुआत में 5वाँ जो हमारा गुण है, जिसे राशि या ग्रह मैत्री जानते हैं। तो इस मिलान को 5 अंक, इससे पता चलता है कि वर-वधू परस्पर मित्र या शत्रु हैं। वर तथा वधू की चंद्र राशियों के स्वामी के आपसी मिलान को ग्रह मैत्री कहा जाता है। वर तथा कन्या की चंद्र राशियों के स्वामी का आपस में मित्र होना आवश्यक है। दोनों के मित्र होने या एक ही राशि होने पर आपस में विचारों में भिन्नता नहीं रहती है। जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलाने में सफलता मिलती है। कलह क्लेश कम होते हैं। दोनों की चंद्र राशियों के स्वामी यदि आपस में शत्रु भाव रखते हैं, तब पारिवारिक तरह जीवन में तनाव रहने की अधिक संभावना रहती है। वर तथा वधु की एक राशि है या दोनों के राशि स्वामी मित्र हैं, तब पूरे 5 अंक मिलते हैं। यदि एक का राशि स्वामी मित्र है, दूसरे का सम है, तब 4 अंक मिलते हैं। दोनों के राशि स्वामी सम हैं, तब 3 अंक मिलते हैं। एक की चंद्र राशि का स्वामी मित्र तथा दूसरे का शत्रु है, तब 1 अंक मिलता है। एक सम और दूसरा शत्रु है, तब आधा अंक मिलता है। यदि दोनों के राशि स्वामी आपस में शत्रु हैं, तब 0 अंक मिलता है। तो ये ग्रह मैत्री हम देख रहे हैं यहाँ पे वर-वधू की। इस टेबल से भी पता चल जाएगा कि ग्रह मैत्री कैसे चेक करें। जैसे वर की वर का ग्रह सूर्य है। सूर्य किसका होता है? अगर वर की राशि सिंह है, तो उसका स्वामी सूर्य। तो वर का सूर्य हुआ, तो अब उसकी किससे शादी हो सकती है जो मित्र अच्छा मित्र बनेगा? मंगल से, जिसका चंद्र हो, गुरु हो। अर्थात मंगल का मतलब हुआ मेष राशि वाला, वृश्चिक राशि वाला। चंद्र का मतलब कर्क राशि और गुरु मतलब धनु और पाइसेस अर्थात मीन राशि वाले लोगों से संबंध सबसे अच्छा रहेगा। उनकी ग्रह मैत्री सबसे अच्छी होगी। बुध के साथ अगर कन्या बुध की है तो सम रहेगा, आधे अंक मिल जाएँगे। और अगर शुक्र और शनि से शादी हुई, तो आप समझ लीजिए कि ये शत्रु भाव होगा और इसमें संबंध अच्छा नहीं चलेगा। इसी तरह से ग्रह चंद्र है, तो उसके मित्र सूर्य बुध होंगे, सम मंगल, गुरु, शुक्र, शनि होंगे, इसमें कोई शत्रु नहीं है। मंगल के केस में सूर्य, चंद्र, गुरु मित्र हैं, सम शुक्र और शनि हैं, शत्रु में बुध है। बुध के केस में मित्र सूर्य, शुक्र हैं, सम मंगल, गुरु, शनि हैं, शत्रु चंद्र है। गुरु के केस में मित्र सूर्य, चंद्र, मंगल हैं, सम में शनि है, शत्रु में बुध, शुक्र है। शुक्र के केस में मित्र बुध, शनि है, सम मंगल, गुरु है, शत्रु सूर्य, चंद्र है। और अगर वर जो है शनि, वर का स्वामी ग्रह शनि है, अर्थात जरूर वर की राशि कौन होगी? मकर होगी या तो कुंभ होगी, क्योंकि इनका स्वामी ग्रह कौन है? शनि। तो अगर वर का ग्रह स्वामी शनि है, तो उसकी शादी सबसे ज्यादा सफल होगी किस कन्या से? जिसका ग्रह स्वामी हो शुक्र या बुध, अर्थात वो कन्या शुक्र अर्थात वृष राशि की हो या तुला राशि की हो। बुध अर्थात वो मिथुन राशि की हो या कन्या राशि की हो। तो ये 4 राशियों की कन्याएं इस शनि ग्रह वाले लड़के से बहुत शुभ संबंध होगा, मित्र होगी। और किससे सम होगा? काम चलाऊ होगा, 50% गुण मिल जाएंगे, वो है गुरु। गुरु का संबंध सम का है, अर्थात कुंभ और मकर राशि वाले लड़के का धनु और मीन राशि वाली लड़की के साथ संबंध हो सकता है, ये समभाव है। पर शत्रु भाव सूर्य, चंद्र, मंगल। अगर कन्या सूर्य अर्थात सिंह राशि की है, चंद्र अर्थात कर्क राशि की है, मंगल अर्थात मंगल का मतलब हुआ मेष और वृश्चिक राशि की है, तो उसका संबंध बिल्कुल भी नहीं चलेगा उस वर्ष से जिसका ग्रह स्वामी शनि है,
अर्थात उसकी राशि मकर और कुंभ। तो इस तरह से आप ग्रह मैत्री निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं गण पे। गण क्या होता है? वर तथा कन्या के जन्म नक्षत्र के आधार पर उनके गणों अर्थात पारस्परिक प्रेम का निर्धारण किया जाता है। उनके बीच में कितना प्रेम होगा। इस मिलान को 6 अंक दिए गए हों, क्योंकि प्रेम होगा, परस्पर प्रेम होगा, तभी ये संबंध सबसे अच्छा फलेगा फूलेगा। इसलिए इसके अंक भी 6 हैं। यदि आपका गण देव है और आपके साथी का गण राक्षस है, तब आप दोनों के व्यवहार में बहुत ज्यादा भिन्नता होगी, एक देवता स्वरूप और एक राक्षस स्वरूप। इसी भिन्नता के कारण आपका तालमेल जमने में परेशानी हो सकती है। 27 नक्षत्रों को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। इस मिलान में देव, मनुष्य तथा राक्षस गण में 27 नक्षत्रों को बांटा गया है। एक गण में 9 नक्षत्र आते हैं। वर कन्या का एक ही गण होने पर 6 अंक मिलते हैं, पूरे अंक मिल जाते हैं। विवाह उत्तम माना जाता है। वर का देवगण हो और कन्या का मनुष्य गण हो तो भी 6 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि वो बढ़िया है। जो वर है वो उच्च गुण प्रधान है। कन्या का देवगण और वर का मनुष्य गण होने पर 5 अंक मिलेंगे, क्योंकि ये लड़का अपोज करेगा, तो एक अंक कम हो गया। एक का देवगण और दूसरे का राक्षसगण हो तो कोई अंक नहीं मिलता, यह अशुभ माना जाता है। तो क्योंकि एक देवता स्वरूप है और दूसरा एकदम राक्षस है, अपोजिट है, तो लड़ाई होगी, पारस्परिक प्रेम बिल्कुल भी नहीं होगा, और इस कारण ये अशुभ माना जाता है। तो राशि स्वामियों में परस्पर मित्रता हो या राशि नवांशपति में भिन्नता हो तो गण दोष नहीं बनता है। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि आप चंद्र राशि की जगह नवांश में भी चेक कर लें। अगर चंद्र राशि वाले में नहीं मिलता है तो नवांश में भी आप चेक करके देखें, वहां अगर मिल जाए तो भी गण दोष नहीं होगा। ग्रह मैत्री तथा वर एवं कन्या के नक्षत्रों की नाड़ियों में भिन्नता हो तो गण दोष होने पर भी गण दोष नहीं माना जाता है। अगर किसी का गण दोष निकल आए, मतलब उनमें मित्रता नहीं है, उनको 0 अंक मिले हैं, क्योंकि एक का गण जो है देव हो गया, दूसरे का राक्षस हो गया, तो 0 अंक मिल गए, तो इसका मतलब वो शादी फेल हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनकी नाड़ी मैच कर जाए, उनको नाड़ी वाले 8 अंक मिल जाए, तो शादी चल जाएगी, तब गण दोष नहीं होगा। इसके अतिरिक्त तारा, वश्य, योनि, ग्रह मैत्री तथा भकूट की शुद्धि होने पर भी कोई दोष नहीं माना जाता है। तो गण दोष कम हो जाता है अगर बाकी के गुण स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, अच्छे हैं। तो देखिए देवतागण में कौन कौन सी राशियां आती हैं, कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती, ये देवता स्वरूप गण है। मनुष्य में कौन कौन से नक्षत्र हैं? भरणी, रोहिणी, तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा और आर्द्रा, 9 हो गए ये। अब राक्षस गण में कौन कौन से आते हैं? चित्रा, आश्लेषा, मघा, मूल, धनिष्ठा, सद्भिषा, विशाखा, कृतिका, ज्येष्ठा, ये राक्षस गण है। तो अब 7वें गुण पे हम लोग आते हैं, भकूट या राशिकूट जिसे हम कहते हैं। तो भकूट का क्या रोल होता है वर वधु के केस में? भकूट का संबंध जीवन और आयु से होता है। वर और वधु की आयु को निर्धारित करता है, उनके जीवन कैसा होगा इसको निर्धारित करता है। कभी कभी शादियों का मिलान गड़बड़ हो जाने से उनकी आयु ही घट जाती है और मृत्यु का कारण बनता है शादी। तो ऐसा अनिष्ट न हो, इसके लिए विवाह का मिलान बहुत जरूरी है, और उसमें भकूट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो भकूट का संबंध जीवन और आयु से होता है। विवाह के बाद दोनों का एक दूसरे का संग कितना रहेगा यह भकूट से जाना जाता है। इस मिलान में 7 अंक मिलते हैं। यह वर तथा वधु की चंद्र राशियों पर आधारित होता है। इसमें वर की चंद्र राशि को प्रथम भाव में लगा के वधु की चंद्र राशि कहाँ आ रही है, वर के चक्र में, वह भाव नंबर। इसी तरह वधु की चंद्र राशि को प्रथम भाव में लगाकर वधु की कुंडली में वर की वो वाली चंद्र राशि किस भाव में आ रही है, इसका आकलन किया जाता है। वर वधु की जन्म राशि परस्पर छठे आठवें में हो तो षडाष्टक दोष कहते हैं। छठा छठा आठवां का मतलब क्या हुआ? आपने वर वर के केस में वर का चंद्रमा को प्रथम भाव में लगाया और उसमें देखा आपने वर की कुंडली में, तो कन्या का चंद्रमा आ रहा है 6वें में। और इसी तरह वधु के केस में जो चंद्रमा वर का है वो आ रहा 8वें में, तो छठा 8वें का दोष हो गया। षडाष्टक दोष ही कहते हैं, षट और अष्टक, 8वां दोष। तो वर कन्या की जन्म राशि परस्पर अगर 5वीं 9वीं हो तो नव पंचम का दोष होता है। यदि दोनों की राशियां परस्पर दूसरी और 12वीं हो तो द्विद्वादश दोष बनता है। कन्या की विषम राशि से वर की राशि छठी हो तो शुभ, कन्या की शम राशि से वर की राशि छठी हो तो अशुभ। वर तथा कन्या की एक ही राशि होने पर पूरे 7 अंक बनते हैं। दोनों की राशि समान है तो सारे गुण से भकूट का पूरा अंक मिलेगा।
दोनों के चंद्रमा एक दूसरे से परस्पर एक साथ 3, 11 या 4, 10 अक्ष पर स्थित हैं, तब भी 7 अंक मिलेंगे। वर तथा वधु का चंद्रमा एक दूसरे से 2, 12 द्विद्वादश दोष, 5, 9 9 पंचम दोष, 6, 8 षडाष्टक दोष पर स्थित होने पर 0 अंक मिलता है। अब इन दोषों को पढ़ लेते हैं। नवम पंचम दोष क्या होता है? तो हमने देखा कि कोई वर की कुंडली हमने बनाई। वर की ये लग्न कुंडली नहीं है, चंद्र कुंडली है, क्योंकि चंद्रमा को हमने प्रथम भाव में रखा है। इसका मतलब वर का 5वीं राशि अर्थात सिंह राशि का है। जो वर है वो चंद्र राशि उसकी क्या है? सिंह राशि है। और ये वधु की कुंडली है, चंद्र राशि कुंडली है। चंद्र को प्रथम भाव में लगाया है और वधु की 9वीं राशि प्रथम भाव में लग रही है चंद्रमा के साथ, अर्थात उसकी चंद्र राशि धनु हुई, सजिटेरियस, धनु। अब वर की कुंडली में वधु का 9 नंबर कहां पे आता है देखते हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9 पांचवें पे आता है, पांचवें भाव में। वर की कुंडली में वधु का चंद्रमा 5वें पे आ रहा, और वधु की कुंडली यहाँ पे 9 नंबर वधु की कुंडली प्रथम भाव में लगी है। अब वर कहां पे आ रहा है? तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 कहां पे आ रहा? 9वें में आ रहा, वधु के 9वें में आ रहा। तो इसे हम कहते हैं 5 और 9, तो इसी को कहते हैं नवम पंचम दोष, नव पंचम दोष। तो जब नव पंचम दोष आ जाता है तो क्या होता है? इस दोष में कन्या का चंद्रमा वर के चंद्रमा से पंचम है, तो संतानहीन, संतानहीनता उत्पन्न होती है। वर सांसारिकता से विमुख हो सकता है। यदि दोनों में ग्रह मैत्री है तो कुछ हद तक ठीक रहेगा। इसके पहले वाला जो गुण हमने पढ़ा था ग्रह मैत्री, अगर वो पूरे नंबर दे रहा है तो ये नव पंचम का दोष आंशिक रहेगा या बहुत कम रहेगा। यदि कन्या का चंद्र वर के से नवम भाव में आ रहा है, तब कन्या संसार को त्याग सकती है। ध्यान दीजिए, यदि कन्या का चंद्र वर के से नवम भाग में, अब जैसे इस केस में वर के चंद्रमा से कन्या का नवम में आ रहा था, 5वें भाव में आ रहा था, तो इसमें संतानहीनता के योग बन रहा है। पर अगर इसी जगह वर की कुंडली में कन्या का चंद्रमा 9वें भाव में आता, तो कन्या का संसार त्याग अर्थात मृत्यु के चांस। इसी तरह से शताष्टक दोष में वर तथा वधु के चंद्र राशि के आपस में शत्रुता रखते हैं, तब यह मृत्यु का कारण बनता है। और द्विद्वादश दोष में, मतलब वर की कुंडली में कन्या दूसरे पे हो और कन्या की कुंडली में वर 12वें में हो, तो द्विद्वादश दोष में धन संबंधी बहुत पर समस्या आती है। व्यक्ति को आए दिन धन संबंधी प्रॉब्लम बनी रहती है। अब हम लोग जो गुण पढ़ने जा रहे हैं वो 8वां गुण है, ये अंतिम गुण है, इसलिए इसके अंक भी सबसे ज्यादा हैं। अंतिम अर्थात ये 8वें नंबर का गुण है, तो इसके अंक भी 8 हैं। इसका नाम है नाड़ी। तो नाड़ी का संबंध संतान से होता है। मतलब भाई वर वधु बन जाएंगे तो संतान तो होगी, तो वो संतान कैसी होगी ये नाड़ी से पता चलता है। तो नाड़ी का संबंध संतान से है। दोनों के शारीरिक संबंधों से उत्पन्न कैसी हो, यह नाड़ी पर निर्भर करता है। शरीर में रक्त प्रवाह और ऊर्जा का विशेष महत्व है। दोनों की ऊर्जा का मिलान नाड़ी से ही होता है। संतान प्राप्ति के लिए वर तथा वधु की कुंडलियों में उनके जन्म नक्षत्र के आधार पर उनकी नाड़ियों का वर्गीकरण किया जाता है। नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा जाता है, आदि, मध्य तथा अंत्य नाड़ी। नाड़ी मिलान को सबसे अधिक 8 अंक दिए गए हैं। स्त्री तथा पुरुष की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए, यह याद रखिए। दोनों की एक नाड़ी हो जाए तो शादी बिल्कुल भी नहीं बनती, नहीं करना चाहिए। भले ही बाकी के गुणों के कारण 19 का अंक प्राप्त हो रहा हो, पर नाड़ी ना मिले तो शादी बेकार मानी जाती है। क्यों? क्योंकि शादी का सबसे बड़ा फल संतान होता है, और अगर संतान में ही दोष आ जाए या संतान ना हो तो बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए नाड़ी दोष को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, और इसीलिए इसका मिलान सबसे ज्यादा जरूरी है। और दोनों की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। जब भिन्न होगी, दोनों की नाड़ी भिन्न होगी, तो हमेशा 8 अंक मिलेंगे, संतान अच्छी होगी। तो इस मिलान को संतान प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। कई विद्वानों का यह भी मत है कि वर तथा वधु की एक सी नाड़ी होने पर उनके भीतर के छिपे कुछ रोग उनकी संतान में प्रकट हो सकते हैं, अगर संतान हो भी गई। क्योंकि इससे पहले वाला जो गुण था 7वां, उसमें संतान मिलने का गुण था। अगर संतान हो रही है
और नाड़ी समान हो गई तो इसका मतलब संतान होगी, लेकिन उसमें छिपे रोग जो वर वधु के हैं वो संतान में आ जाए। तो नाड़ी मिलान में एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि एक ही नाड़ी है लेकिन नक्षत्र भिन्न है, तब विवाह कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नाड़ी जो है एक आ रही हो पर नक्षत्र भिन्न है, तो आप समझ लीजिए 50% प्रॉब्लम आएगी और शादी हो सकती है, तब विवाह कर सकते हैं। जैसे वर तथा वधु की मिथुन राशि होने से उन दोनों की आदि नाड़ी होती है, लेकिन मिथुन राशि में एक का आर्द्र तथा दूसरे का पुनरुच्च नक्षत्र होने से नाड़ी दोष नहीं होगा। कई विद्वानों का मत है कि एक नक्षत्र होने पर यदि उनके चरण भिन्न है तब भी नाड़ी दोष नहीं होता है। नाड़ी दोष के अंतर्गत यदि पुरुष का नक्षत्र स्त्री के नक्षत्र से अगला ही है, समान राशि में है, तब इसे निर्दूर दोष माना जाता है, जो नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए कि भाई पहली बात तो दोनों की नाड़ी समान नहीं होनी चाहिए, और अगर समान हो भी जाता है तो नक्षत्र अलग होने चाहिए। नक्षत्रों में जितनी ज्यादा दूरी होगी, क्योंकि 3 नक्षत्र सवा 2 नक्षत्र से एक राशि बनती है, उसमें भी ध्यान रखें कि पुरुष का नक्षत्र स्त्री के नक्षत्र से अगला ना हो, क्योंकि वो एक ज्यादा बड़ा दोष है, बल्कि पुरुष का नक्षत्र उससे पहले वाला होना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखें। चलिए हम लोग देखते हैं नाड़ी कैसे डिसाइड होती है नक्षत्रों के आधार पर। जिनके नक्षत्र अश्विनी, आद्र, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा तथा पूर्वा भाद्रपद हैं, वो आदि नाड़ी के होते हैं। जिनके नक्षत्र भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा तथा उत्तरा भाद्रपद होते हैं, वो मध्य नाड़ी के लोग होते हैं। और जिनके नक्षत्र कृतिका, रोहिणी, श्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण तथा रेवती होते हैं, वो अंत्य नाड़ी के लोग होते हैं। तो आप समझ लीजिए एक ग्रुप के जो नक्षत्र हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते, नहीं तो उनकी नाड़ी समान हो जाएगी तो समस्या होगी। बल्कि ग्रुप का अंतर कर दें, पहले वाला ग्रुप दूसरे तीसरे से कर सकता है, दूसरा वाला तीसरे और पहले से कर सकता है, और तीसरा वाला पहले दूसरे से कर सकता है, लेकिन समान ग्रुप में नहीं हो सकता। अब निष्कर्ष, सारे गुण हम लोगों ने पढ़ लिए। अब निष्कर्ष देखते हैं। विवाह के लिए कुल 36 गुणों में से कम 19 गुण मिलना अति आवश्यक है। 19 से ज्यादा गुण मिलने पर विवाह की उत्तमता बढ़ती चली जाती है, और 19 से कम गुण मिलने पर विवाह नहीं करना चाहिए। अब एक उदाहरण लेके हम ये सारे कैसे गुण मिलान करते हैं इसको हम समझाएंगे। अब उदाहरण क्या है? माना कि वर का नाम अनि है, उसकी चंद्र राशि सिंह है, राशि का स्वामी सूर्य है, और उसका नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी का पद 1 है। हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं, तो प्रथम पद है। और ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र नक्षत्र टेबल में 11वें नंबर पे आता है, याद रखिए, क्योंकि वो अभी काउंटिंग करनी पड़ेगी तारा निकालने। अब आते हैं वधु का नाम दिवा है, उसकी चंद्र राशि धनु 27 डिग्री उत्तरार्ध है। 27 डिग्री उत्तरार्ध इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? चतुष्पद बन जाएगा ये, क्योंकि धनु राशि का पूर्वार्ध द्विपद होता है और उत्तरार्ध चतुष्पद। राशि स्वामी गुरु, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का प्रथम पद है, और ये नक्षत्र आता है नक्षत्र टेबल में 21वें नंबर। तो चलिए वर और वधु के नक्षत्र पता चल गए हैं, जो कि है पूर्व फाल्गुनी। आप यहाँ देखें पूर्व फाल्गुनी का ये आ रहा है, और जो वर है वधु है उसका आ रहा है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा ये आ रहा है, ये 21वें नंबर पे है। तो 11 और 21 नंबर। तो पूर्व फाल्गुनी का आप देखें तो इसकी सिंह राशि है, क्षत्रिय वर्ण है, वनचर है, मूषक इसकी योनि है, मर्जार इसका वैर। दुश्मनी किससे? मर्जार से है। अर्थात ये योनि वाला जो मूषक जिसका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है वो मर्जार वाले से शादी नहीं कर सकता। इसका राशि का स्वामी सूर्य है, और इसका गण क्या है? मनुष्य। इसकी नाड़ी मध्य नाड़ी है। इसी तरह से अब जो इसकी वधु बनने वाली है उत्तराषाढ़ा, उसका नक्षत्र है, उसका धनु राशि है, क्योंकि उत्तराषाढ़ा का प्रथम पद है इसलिए धनु राशि बन जाएगी। बाकी के 3 पद मकर में चले जा रहे हैं। क्षत्रिय वर्ण की होगी अगर प्रथम पद में आ रही है उत्तराषाढ़ा के, तो वो क्षत्रिय होगी, क्योंकि यहाँ पे 27 डिग्री उत्तरार्ध है तो क्षत्रिय नहीं होगी। चतुष्पद है क्योंकि 27 डिग्री पे आ रहा। नकुल, इसकी योनि नकुल होगी, और इसका जो वैर होगा वो सर्प, क्योंकि खुद नकुल है। नकुल मतलब नेवला, और नेवला की दुश्मनी सर्प से होती है। अर्थात
जो नकुल योनि के होते हैं वो सर्प योनि वाले से शादी नहीं कर सकते। इसका राशि का स्वामी गुरु है। मनुष्य इसका गण है और नाड़ी इसकी अंत्य है। तो चलिए इस टेबल से, जो कि पत्रा में लगी हुई होती है, वहां से हम देख लेते हैं। और पत्रा में उसी टेबल में नीचे सारे गुण बता कैसे मिलाने हैं वो भी बता दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपने ऊपर से निकाल लिया। अब ऊपर हमेशा वर होता है और लेफ्ट साइड में कन्या होती है, सभी टेबल में ऐसे ही होता है। ऊपर के साइड में वर, तो हॉरिजॉन्टल जो गुण हैं वो वर के हैं। वर्टिकली राइट साइड लेफ्ट साइड में वो कन्या है। तो जैसे अभी इसमें आया था कि वर का क्षत्रिय था वर्ण, और कन्या का भी क्षत्रिय था, तो इसका 1 नंबर मिल जाएगा। और इस वर्ण गुण ज्ञान का नंबर भी एक ही है, तो पूर्ण अंक मिल गया। इसी तरह से सभी का हम निकालते हैं। चलिए एक एक करके हम यहाँ पे निकालेंगे, इस टेबल में समझेंगे। तो ये वर है अनी, जिसकी राशि है सिंह, नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, प्रथम पद। वधु है दिवाज, राशि है धनु, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा का प्रथम पद। अष्टकूट अंक यहाँ पे दिए गए हैं, और संदर्भ हमने कहाँ से लिया गया ये बताया गया है। अष्टकूट का प्रथम जो गुण है वो है प्रथम 1 अंक का वर्ण। क्योंकि इसकी राशि सिंह है, इसका क्षत्रिय वर्ण है। इसकी राशि धनु है, इसका भी क्षत्रिय है। तो दोनों का क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण है, तो काम चल जाएगा। क्योंकि हमेशा वर का जो वर्ण है वो उच्च होना चाहिए और स्त्री का निम्न होना चाहिए। पर अगर स्त्री बराबर पे भी है तो भी पूर्ण अंक मिल जाएंगे। तो दोनों क्षत्रिय क्षत्रिय हैं। अष्टकूट का वर्ण का अंक 1 मिल गया। हाँ, थोड़ी सी समस्या ये होगी कि जो वधु है वो भी उतना ही ज्यादा क्षत्रिय गुण प्रधान है जितना वर है। तो दोनों के बीच में तलवारें तो टंगी रहेंगे ज्यादातर केस में, लेकिन फिर भी इसमें पूर्ण अंक मिलेंगे। कैसे है वो हमने पहले भी आपको बताया था, टेबल में आप लोग देख लें। क्षत्रिय में सिंह और धनु दोनों राशियां आ रही हैं, आप देख लीजिए यहाँ। तो यहाँ पे सिंह वर की है और वधु की धनु है, तो दोनों क्षत्रिय के हो गए, पूर्ण गुण मिल गए। चलिए, अब दूसरा गुण है वश्य। इसके अंक 2 हैं। इसका जो वर का है वो वंचर है, क्योंकि सिंह राशि क्या होती है, वंचर होती है, वन में मिलती है। वधु धनु राशि का है, वो चतुष्पाद है, क्योंकि इसके पैर क्या है, 27 डिग्री है ना, तो चतुष्पाद हो गया। तो उसका वश्य चतुष्पाद है, वनचर और चतुष्पाद। तो इसको 0 अंक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस टेबल से देख लें, ये वनचर सिंह राशि और चतुष्पाद धनु का उत्तरार्ध, और इनका अगर आप गुण मिलान करें तो वश्य टेबल ये दी हुई है। वश्य में वनचर और चतुष्पाद के बीच में 0 अंक आए। वर ऊपर है, देखिए वर में वनचर वा जहां पे लिखा है उसके नीचे देखना, और वधु का चतुष्पाद के जहां पे क्रॉस दोनों करेंगे वो अंक 0 अंक मिल जाएगा। तो इसलिए इन वर वधु के केस में 0 अंक मिलेगा, वश्य के केस में। ठीक। अब तारा देखते हैं। तो तारा कैसे निकालते हैं? टेबल से निकालते हैं, नक्षत्र की टेबल से निकालते हैं। वर का 11 नंबर पूर्व फाल्गुनी 11 नंबर है, और वधु का उत्तराषाढ़ा। ठीक है। तो पूर्व फाल्गुनी 11 से उत्तराषाढ़ा को हम काउंटिंग करते हैं। उत्तराषाढ़ा का 21 नंबर आता है, तो काउंटिंग करिए, ये देखिए यहां से ये 11 नंबर है वर का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो 21 नंबर उत्तराषाढ़ा है वो 11वें पे आ रहा है, तो आ गया 11 नंबर। अब 11 नंबर को 9 से भाग दिया, शेष 2 आएगा। तो 9 तारा 2 हुआ, इसका तारा 2 हुआ। और इस टेबल से देखें, 2 का मतलब संपत है, मतलब समृद्धि। तो संपत समृद्धि हो गया। अब इसी तरह से वधु के केस में उत्तराषाढ़ा 21 नंबर है, और वहां से वर की तरफ वापस आते हैं। तो इस टेबल को आप फिर से देखें, 21 नंबर से 11 नंबर तक काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 18 नंबर।
तो जब 18 आ गया तो 18 को 9 से भाग दिया, शेष 0 आएगा। 0 का मतलब 9 मानते हैं। 9 का मतलब क्या हुआ इस टेबल में देखें तो 9 का मतलब यहाँ पे नवतारा टेबल में अति मित्र लिखा। तो ये बहुत ही लाभकारी है। किसके लिए? वर के लिए, क्योंकि वधु उसको अति मित्र मानती है, बहुत ही ज्यादा मित्र। थोड़ा सफोकेटिंग होता है जो जरूर से ज्यादा मित्र माने तो। पर इसमें पूरे अंक मिल जाएंगे। तारा के 3 अंक होते हैं, तीनों मिल जाएंगे इसको। चौथा अंक है योनि। योनि, पूर्व फाल्गुनी की योनि मूषक आती है, और उत्तराषाढ़ा की योनि नकुल या नेवला आता है। योनि हमने ऊपर टेबल में बता दी थी, वहां से आप देख लें। और उन दोनों का क्योंकि मूषक और नेवला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर का आप निकालेंगे, मूषक ये दिया हुआ है, और उसी सीध में नीचे आएंगे मूषक वाले में ये नकुल। 1 नंबर, 1 नंबर मिल गया। टोटल 4 में से 1 मिले हैं, 25%। तो 25% सेटिस्फैक्शन होगा योनि का। योनि मतलब शारीरिक संबंध या संभोग। ओनली 25% इज सेटिस्फाइड। इसके बाद हम देखेंगे ग्रह मैत्री कितनी है। सिंह राशि वर की है तो सूर्य उसका स्वामी ग्रह हुआ। वधु का धनु राशि थी तो बृहस्पति हुआ, गुरु स्वामी हुआ। तो सूर्य और बृहस्पति की ग्रह मैत्री, तो यहां से देखें वर का सूर्य यहाँ पे दिया है और वधु के केस में गुरु यहाँ दिया है। दोनों का क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे 5 आ रहा है, अर्थात पूर्ण 5 अंक मिल जाएंगे। अर्थात वर वधु के बीच में ग्रहों की मैत्री, अर्थात उनके बीच में मित्रता तो जबरदस्त हो, इसमें कोई शक नहीं। दोनों एक दूसरे से 100% कंफर्टेबल है। यहां से भी देख सकते हैं इस टेबल में सूर्य लिखा है, सूर्य के आगे मित्र में गुरु दिया हुआ है। सब लोग जानते हैं कि सूर्य राजा है और गुरु उसका मंत्री है, तो दोनों के बीच में 100% कंफर्टेबिलिटी है। अब छठवां गण होता है। छठवां गुण जो है उसका नंबर भी 6 है, और दोनों का जो गण निकला था वो मनुष्य मनुष्य से निकला था। गण कैसे निकलता है वो हमने बताया था, ये गण के टेबल में आए, यहाँ देखें। एक का पुनर्वसु था, पूर्व फाल्गुनी था, और दूसरे का उत्तराषाढ़ा था। तो तीनों पूर्व और तीनों उत्तरा किसमें आते हैं? मनुष्य गण में आते हैं। अब जब दोनों का मनुष्य गण हो गया तो यहाँ देखें वर का मनुष्य और कन्या का मनुष्य का कटान बिंदु पे 6 अंक लिखा है। इसके मतलब टोटल 6 अंक मिल गए, आपको पूरे अंक मिल गए। तो इसके मतलब गण भी इनको पूरा मिल रहा है। अब भकूट, भकूट निकालना हमने सिखाया था ऊपर मेन पेज पे, कि वर की कुंडली चंद्र राशि कुंडली बनाए तो प्रथम भाव में वर का चंद्रमा आ जाएगा सिंह राशि। क्योंकि कन्या का चंद्रमा 9वें हाउस में था, तो अब 5, 6, 7, 8, 9 नंबर यहाँ आया, तो ये वधु का हुआ। तो वधु का चंद्रमा वर के 5वें भाव में आया, तो 5 लिख दीजिए। इसी तरह से वधु की चंद्र कुंडली में उसका चंद्रमा जहां है, वहां से देखें कि वर की 5वीं राशि कहाँ आ रही है, और ये 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 9वें भाव में आया, तो अंक आया 9। तो 5, 9, तो इसी 5, 9 का हमने ऊपर वर्णन किया था, नव पंचम दोष। इसमें संतानहीनता आती है, और इसीलिए इसका 0 अंक मिलता है। आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर राशि से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सिंह राशि और धनु राशि, ये 0 मिल गया, तो संतानहीनता इसमें आएगी। अब इसमें हमने भकूट में ये बताया था कि संतानहीनता में एक चीज और देखी जाती है, उसके पहले ग्रह मैत्री कैसी है। अगर ये 100% है तो संतानहीनता होगी, लेकिन वो 100% नहीं होगी। अगर आप ट्राई करेंगे तो ये संतानहीनता रहेगी नहीं, और आपको बच्चा मिलेगा जरूर। थोड़ा सा समस्या के साथ, थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ तो मिल जाए, क्योंकि आपका ग्रह मैत्री 100% है। नाड़ी, 8वां गुण, अत्यंत महत्वपूर्ण। एक की मध्य, एक की अंत्य, कैसे निकाला था हमने, ये देखिए। यहाँ पे पूर्व फाल्गुनी मध्य की है, और जो उत्तराषाढ़ा है वो अंत्य नाड़ी है। आप बड़ा कर लें, ये पूर्व फाल्गुनी मध्य नाड़ी है, उत्तराषाढ़ा अंत्य नाड़ी है। दोनों की नाड़ी डिफरेंस है। जब नाड़ी का डिफरेंस होता है, एक की मध्य दूसरे की अंत्य,
पूरे नंबर 8 मिल रहे हैं। मध्य की लाइन में सीधे आए, अंत की लाइन में सीधे जाएं, जहां कटान बिंदु वो अंक 8 लिखा है, तो पूर्ण अंक मिल गए, तो नाड़ी भी पूर्ण अंक मिल गई। और यही सबसे महत्वपूर्ण गुण है, इसमें पूरे अंक चाहिए चाहिए, तभी शादी संभव है। अब जितने अंक आपको मिले हैं, 8, 0, 6, 5, 1, 3, 1, इन सबको जोड़ के आपने देखा तो आपके अंक बने 24। तो टोटल 24 आउट ऑफ 36। सो द मैरिज इज पॉसिबल एंड ऑस्पिशियस, ये शुभ होगी और ये शादी बड़े आराम से संभव है। क्यों? क्योंकि इसने 19 के बैरियर को पार कर लिया। 19 गुण तो कम से कम मिलने ही चाहिए शादी के लिए, ये 19 से काफी ऊपर निकल गया है, 5 अंक और भी ऊपर चला गया है, तो इसलिए ये शादी संभव है। तो मित्रों, हमने इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे वर और कन्या की कुंडली का मिलान करके आप उनके गुणों का निर्धारण करते हैं और फिर 36 गुणों को मिला के देखते हैं कि ये शादी संभव है कि नहीं है, और किस हद तक संभव है। तो मित्रों, अगर ये पसंद आया हो वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।